कालिदे महल की कहानी जानने और इसके इर्द गिर्द जुड़े तमाम पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इसके इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। तो आइए कालिदे महल के इतिहास के ऊपर एक नज़र डालते हैं। मुगलों के आगमन ने भारत में संस्कृति का एक नया इतिहास रचा। गुजरात के रास्ते मालवा में प्रवेश करने वाले पहले अनुयायी अरब थे, जिन्होंने उज्जैन तक आने की कोशिश की। यह बात है 7वीं शताब्दी की। तब मालवा पर प्रतिहार राजा नागभट्ट का शासन था और उस समय नागभट्ट ने गुजरात के चालुक्य राजा की मदद से उन्हें हरा दिया और इस तरह अरबों का शासन सिंध तक सीमित रह गया। लेकिन अरबों ने हार नहीं मानी और कुछ सालों बाद पुनः मालवा पर धावा बोल दिया। अब की बार मालवा की राजगद्दी नागभट्ट का वंश राजा मिहिर भोज संभाल रहा था। इस लड़ाई का वर्णन हमें अरब यात्री सुलेमान की एक किताब में देखने को मिलता है। इस किताब में राजा मिहिर भोज की शौर्यता का वर्णन देखने को मिलता है और ये मालवा के शासकों की शक्ति और प्रतिष्ठा का संकेत था। लेकिन तुर्कों के आगमन के बाद ही यहाँ पर मुगल शासकों ने पैर जमाना शुरू कर दिया। जब 11वीं सदी की शुरुआत में मोहम्मद गजनवी भारत आया, तब मालवा पर परमार शासकों का शासन था। मोहम्मद गजनवी ने 1001 से 1027 तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। अपने 16वें हमले के दौरान सोमनाथ के मंदिर को लूटा तो परमार देव भोज ने उसका पीछा किया, लेकिन किसी तरह गजनवी वहां से भाग निकला। 13वीं सदी में तुर्की राज्य संस्थापक इल्तुमिश मंदोसर तक आया और उज्जैन जाकर महाकाल के मंदिर को ध्वस्त कर दिया और इन मंदिरों में कालिदेह का सूर्य मंदिर भी शामिल था। तब मालवा पर परमार राजा देवपाल का शासन था। फिर 14वीं सदी में खिलजी की नजर मालवा पर पड़ी। उसने सेना की एक बड़ी टुकड़ी भेजकर मालवा पर आक्रमण करवा दिया। खिलजी दिल्ली में सुल्तान के रूप में खुद को ताज पहनाने के बाद एनुल मुल्क मुल्तानी को इस मालवा की भूमि पर कब्जा करने के लिए भेजता है। उस समय की परमार शासक महलक देव खिलजी की इस विशाल सेना का लंबे समय तक सामना नहीं कर सका और उसे मजबूरन भागकर मांडू के किले में जाकर शरण लेनी पड़ी। महलक देव को हराने के बाद मुल्तानी धार और मांडू तक आया और फिर उज्जैन चला गया। अब अलाउद्दीन खिलजी का मालवा पर पूरी तरह से नियंत्रण आ चुका था, साथ ही में उज्जैन का भी। कालिदेह महल महाकाल नगरी उज्जैन से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्राचीन धरोहर है। बल्कि वर्तमान में इस महल के आसपास की पूरी जगह को केडी पैलेस या कालिदेह महल नाम से संबोधित किया जाता है। यह शिप्रा नदी के ठीक ऊपर बना महल एक जमाने में मंदिर हुआ करता था। इस जगह पर कुल 52 जलकुंड बनाए गए थे, जिसमें से विशेषकर सूर्य कुंड और ब्रह्मा कुंड यहाँ के 2 प्रसिद्ध जलकुंड माने जाते हैं और ये सारे के सारे जलकुंड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनकी बनावट और कारीगरी आज भी लोगों को अचंभित कर देती है। यह भवन वास्तुकला में मांडू की इमारतों की शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें शिप्रा नदी के पानी को कई होजों तक भरकर 20 फीट तक की ऊंचाई से उत्कीर्ण पत्थरों पर पतली धाराओं के रूप में गिराने का प्रबंध किया गया था। इससे नदी के ऊपर बना चबूतरा और महल शीतल रहता था। अब इस धरोहर के निर्माण को लेकर भी एक बड़ा मतभेद चलता रहता है कि आखिर इसका निर्माण किसने करवाया। कुछ लोग कहते हैं कि इसका निर्माण मिहिर भोज ने करवाया था, तो कुछ लोग इसमें मुगल शासकों का नाम भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन अभी तक इसके निर्माण को लेकर एकदम सटीक और स्पष्ट विवरण हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इसके निर्माण को लेकर अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहती है। लेकिन कुछ इंटरनेट सोर्स की माने तो इस कालिदेह महल का निर्माण 1458 में मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने करवाया था। अच्छा, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि उस समय के जो मुगल शासक थे उनके काफी हद तक मिलते जुलते नाम हुआ करते थे, जैसे नादिर शाह, नसरुद्दीन नसरत शाह, नसरुद्दीन शाह, आसिर अल दीन शाह। अब आपको इन चारों नामों में काफी समानताएं देखने को मिल रही होगी। इस तरह उस समय के किसी भी शासक का एक बार में ही नाम याद कर लेना अपने आप में ही एक बड़ा चुनौती वाला काम होता है, जिस वजह से अक्सर हमें इन शासकों का कई आर्टिकल्स में ऊपर नीचे नाम भी देखने को मिल जाता है। इसलिए इतिहास पढ़ने का एक बड़ा अच्छा नियम होता है कि जब भी हम इतिहास के किसी व्यक्ति या विशेष जगह के बारे में कोई टिप्पणी दे रहे हो, तब उसके नाम के साथ उसका कालखंड या टाइम पीरियड देना भी आवश्यक हो जाता है, ताकि कोई भी आसानी से उस विशेष व्यक्ति के बारे में एक बार में ही समझ सके। उदाहरण के तौर पर नादिर शाह का शासनकाल 1736 से 1747 तक था। नसरुद्दीन नसरत शाह का 1519 से 1530 और नसरुद्दीन शाह का 1500 से 1510 और नासिर अल दीन शाह का 1831 से 1896 तक शासनकाल था। कालिदेह महल से जुड़ी एक और रोचक कहानी सुनने को मिलती है। खिलजी वंश के शासक
नसरुद्दीन शाह को पारा का नशा करने की भयंकर लत थी। ये नशा करने का ही एक तरीका होता है जिसमें पारा को सूंघकर उसके भाप से नशा किया जाता है, लेकिन इसे लत ना कहकर बीमारी कहना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इसे मेड हेडर सिंड्रोम या एरेथिज्म डिसीज भी कहा जाता है। नासिर शाह पारा का नशा करने के बाद कालीदेह की इस जलकुंड में घंटों तक पड़ा रहता था। एक बार ऐसे ही नासिर शाह को पानी में पड़ा हुआ देखकर उसका नौकर उसे पानी से बाहर निकाल देता है। नासिर शाह गुस्से में उस नौकर के दोनों हाथ को काट दिया था और तब से नौकर भी उसके आसपास जाने से कांपते थे। और एक दिन ऐसे ही उसका मृत शरीर पानी में तैरते हुए मिला। खिलजी साम्राज्य के पतन के साथ ही 1561 में बाज बहादुर को हराने के बाद मालवा अब अकबर की राजधानी बन गया था। 25 जनवरी 1599 में मुगल सम्राट अकबर कालीदेह की इस जल महल का मुआयना करते हैं। इसका जिक्र हमें अबुल फजल की अकबरनामा किताब में ठीक इसी तारीख के साथ देखने को मिलता है। साथ ही कालीदेह में पाए गए फारसी अभिलेखों में भी इसका वर्णन अंकित है। जब जहांगीर का ध्यान इस जगह की तरफ आकर्षित हुआ तब वह कालीदेह के इस महल पर अक्सर शांति और साधना के लिए आया जाया करता था। सन 1616 में ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ और लेखक सर थॉमस रो, जो कि जहांगीर का अच्छा मित्र भी हुआ करता था, वह इस जगह पर एक रात के लिए रुकता है, जिसका जिक्र वो आगे चलकर अपनी डायरी में करता है। 1886 में कालीदेह का यह महल माधवराव सिंधिया के साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। तब पहली बार ग्वालियर के मध्य भारत विभाग के प्रमुख माइकल फिलोज ने इसकी मरम्मत करवाई थी। माइकल फिलोज वही वास्तुकार थे जिन्होंने ग्वालियर के जय विलास भवन का डिजाइन तैयार किया था और तब से लेकर आज तक इस कालीदेह के महल पर सिंधिया परिवार का राजस्व रहा है। लेकिन वर्तमान में इसकी कंडीशन वैसी नहीं रही है जैसे पहले हुआ करती थी। अब धीरे धीरे इस महल की जीवन रेखा जर्जर होती जा रही है। क्या इसका जिम्मेदार सिंधिया परिवार है या फिर इस पर ध्यान न देने वाली सरकार की गलती है? ये अपने आप में ही एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी तरफ इस महल को लेकर एक विवाद छिड़ जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस स्थान को धार्मिक केंद्र तक सीमित रखकर इसे पर्यटक स्थल नहीं घोषित करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि इसे पर्यटक स्थल बनाकर इसे खंडहर होने से बचाया जा सकता है। इस प्रकार दो अलग अलग मतभेद सामने आते हैं। वैसे अगर इस विषय में आप कोई विचार रखते हैं या फिर कोई इस कालीदेह महल से जुड़ा कोई कंसर्न व्यक्त करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ, इस जगह से जुड़ी एक और बात खबरों में देखने को मिलती रहती है। इस जगह को भूत पिशाच और अंधविश्वास से जोड़कर भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि ये सारी की सारी फालतू में फैलाई गई भ्रांतियां या अफवाहें हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए और पब्लिसिटी के लिए इस तरह की खबरों को बढ़ावा देते हैं। बहरहाल आज का वीडियो यही तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज अच्छी लगी हो या फिर कुछ नया सीखने को मिला हो, जो ऑफकोर्स मिला ही होगा, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आपको नहीं पता तो हम इस चैनल पर इसी तरह की भूली बिसरी जगहों के ऊपर, खासकर निमाड़ के ऐतिहासिक जगहों के बारे में तरह तरह की वीडियो बनाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।